बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 का फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। तो फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए है। पेज नंबर 154 पर आपको जो दिया हुआ है हमारा, तो सब लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें भाई सब लोग। तो इसमें पहले हम सब लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे कि ऑसिलेशंस कहते किसे हैं, ऑसिलेशन कहते किसे हैं, सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम इसके आगे टाइप्स देखेंगे। दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक फ्री ऑसिलेशन होती है, एक होती है फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है। अब इनको हम फिर इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम। तो पहले देख लेते हैं ऑसिलेशन। इस चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम ही आपको पता ही है कि ये ऑसिलेशन ही है। तो ऑसिलेशन की डेफिनेशन हम लोग चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड द ऑसिलेशन। यानी टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी कह सकते हैं, जिसकी एग्जांपल्स आप लोग पहले भी पीछे पढ़ चुके हैं। सिंपल पेंडुलम के लिए लें, ये हमारे पास फिक्स पोजीशन भी कहते हैं, इसे मीन पोजीशन भी कहते हैं, इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से फॉरवर्ड हो या फिर क्या हो, वो बैकवर्ड हो, तो उसकी मोशन को क्या कहते हैं आप लोग, ऑसिलेशन भी कहते हैं। इसका सेकंड नेम भी है, इसे वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। इसे आप वाइब्रेशन भी कहते हैं और क्या कहते हैं, ऑसिलेशन भी कहते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें ऑसिलेशन की दो तरह की ऑसिलेशन होती हैं। एक होती है फ्री ऑसिलेशन और एक होती है फोर्स ऑसिलेशन, और एक होती है हमारे पास फ्री ऑसिलेशन। अब यहाँ पर ये मैंने आपको पहले ही बात बताई है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो फ्री ऑसिलेशन क्या होती है, फोर्स ऑसिलेशन क्या होती है, अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो किस तरह से आ सकती है ये। तो देखेंगे जिसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रही हो, जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो ना हो, और इसमें क्या हो, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो। अब कहेंगे सर ये किस तरह से मुमकिन है कि एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास जीरो हो और एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। इसकी मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाऊंगा। तो इसके अगर आप प्रॉपर वे में डेफिनेशन राइट करें, वैसे आपकी बुक में भी गिवन है डेफिनेशन, आप वहां से भी देख सकते हैं कि उसने यहाँ पर जो डेफिनेशन बताई हुई है पेज नंबर 155 पर, अ फिजिकल सिस्टम अंडरगोइंग फोर्स वाइब्रेशन इज नोन एज अ डायमंड हार्मोनिक ऑसिलेटर। यानी कि ऐसी ऑसिलेशन जिसमें आपको फोर्स लगानी पड़े, क्या लगानी पड़े, जिसपे आपको फोर्स लगानी पड़े, उसे हम कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन। और जिसमें आपको एक्सटर्नल फोर्स क्या काउंट करनी पड़े, जीरो काउंट करनी पड़े, उसे हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। अब मैं आपको इसके यहाँ पर एग्जांपल्स भी देके बताऊंगा। सबसे पहले हम फोर्स ऑसिलेशन की एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, फोर्स ऑसिलेशन की एग्जांपल्स में अगर आप देखें कि जो हमारे पास फैक्ट्री फ्लोर होता है, फैक्ट्री फ्लोर यानी कि जो फैक्ट्री होती है वहां पर भारी मशीनें नहीं चल रही होती, रनिंग में होती है ना भारी मशीनें। उन भारी मशीनों की वजह से क्या होता है, फ्लोर जो वाइब्रेट नहीं कर रहा होता। ये फ्लोर उस वक्त तक वाइब्रेट करता रहेगा जब तक भारी मशीनों को एनर्जी मिलती रहेगी। यानी जो अगर हैवी मशीनरी है, अगर वो चलती रहे, मूव करती रहे या वाइब्रेट करती रहे, तो उसके वाइब्रेट करने से क्या होगा, फ्लोर भी तो वाइब्रेट करेगा ना, या नहीं करेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सिंपल पेंडुलम की, मैंने एक बार इसे ऐसे क्लिक कर दिया है, उसके बाद मैं बार बार क्लिक करूंगा क्या, नहीं। वो क्या एक बार क्लिक कर दिया है ना, उसके बाद उसने क्या करना शुरू कर दिया है, खुद ब खुद मूव करना शुरू कर दिया। क्लियर होगा पॉइंट नहीं बोला। तो जिसमें एक बार फोर्स अप्लाई करें आप और वो अपने आप ही वाइब्रेशन स्टार्ट कर दे अपने आप ही, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, फ्री ऑसिलेशन। लेकिन ऐसी वाइब्रेशन के जिसमें आपको बार बार फोर्स लगानी पड़े, क्या करनी पड़े, बार बार फोर्स लगानी पड़े, तो उसे आप क्या कहेंगे, फोर्स ऑसिलेशन करेंगे। जिसकी बेहतरीन एग्जांपल कौन सी है, फैक्ट्री फ्लोर है हमारे पास। क्लियर हो गया। वरना एक और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इसकी कौन सी एग्जांपल होगी हमारे पास, मशीनरी पार्ट्स। जो हमारे पास मशीनरी होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो भी किस एग्जांपल में आते हैं, फोर्स ऑसिलेशन में आते हैं ना। देखें ना कि किसी हेलीकॉप्टर की ले लें, मोटरसाइकिल की ले लें, इंजन ले लें, या कोई भी पार्ट ले लें आप, या ट्रेन का ले लें, गाड़ी का ले लें, बस का ले लें, किसी भी व्हीकल का ले लें, कि जब तक चले, मोटरसाइकिल एग्जांपल ले लेते हैं आप। अगर मोटरसाइकिल के ऊपर अगर आप एक गिलास पानी को भर के रख दें और उसे स्टार्ट करें, और जब तक मोटरसाइकिल की आप, लेकिन आपने गियर नहीं दबाना, आपने क्या करना है, उसको एक्सेलरेटर को क्या करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहें, तो ऊपर जो पानी पड़ा होगा वो वाइब्रेट नहीं कर रहा होगा, उस वक्त तक वो वाइब्रेट करता रहेगा पानी मोटरसाइकिल की सीट पे पड़ा हुआ, जब तक आपका मोटरसाइकिल क्या करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। जैसे ही आप मोटरसाइकिल को बंद कर देंगे, उसका स्विच ऑफ कर देंगे, तो उसके बाद क्या होगा,
पानी वाइब्रेट करना खत्म नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब जब भी फोर्स लगती रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगती रहेगी, तब तक वो बॉडी क्या करता रहेगा, तब तक क्या करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। और फोर्स्ड ऑसिलेशन में बेटा एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है, फोर्स ऑसिलेशन में ये जो मैं आपको यहाँ पर बात बता रहा हूँ वो ये याद रखनी है कि इसमें एनर्जी एम्पलीट्यूड जो है ना, फोर्स ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, इंक्रीज। अब जरा इसी एग्जांपल को ले लें, अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेके बना के दिखाऊं आपको कि मैं इसे यहाँ पर ले गया हूँ, मैंने यहाँ से क्या किया, फोर्स लगाई है। अब ये यहाँ पर नहीं आ जाएगा ऐसे ही, उसके बाद फिर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना वो, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर मैंने यहाँ से फोर्स लगाई है, अब वो इस पॉइंट पे नहीं आएगा, ये पॉइंट O से A पर तो आ गया, अब A से कहाँ जाएगा, B पे जाएगा। फिर दोबारा जैसे ही मैं यहाँ से फिर फोर्स लगाता हूँ तो क्या ये A पे आएगा, नहीं, भले कहाँ निकल जाएगा, A से थोड़ा सा आगे नहीं निकल जाएगा। उसके बाद ये कहाँ पे आ गया जी, A प्राइम पे आ गया, फिर ये कहाँ पर पहुंचेगा, वापसी पे ये आ जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर बोला, ये B प्राइम पे आ गया। मैंने यहाँ से फिर फोर्स लगाई इसको, फिर इसने A प्राइम पे आना है, कहाँ आना है इसने, इससे आगे नहीं चले जाना, A डबल प्राइम पे नहीं आ जाना, फिर दोबारा ये कहाँ पे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा कहाँ पर बोला, B डबल प्राइम पे। तो जरा आप गौर करके देखें इसी डायग्राम में, हर बार मेरा फोर्स लगाने से, हर बार जो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ ना, इसे ड्राइवन फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, ड्राइवन फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स को ड्राइवन फोर्स भी कहते हैं। ये मैं अप्लाई जो कर रहा हूँ फोर्स ये वाली, इसे ड्राइवन फोर्स भी कहेंगे, अप्लाइड फोर्स भी कहेंगे। तो जरा गौर कीजिए, हर बार इसका एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, बढ़ता नहीं जा रहा, देखिए जरा, बोले हर बार बढ़ता जा रहा है ना। तो मैंने भी तो यही बात बताई थी कि जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो ना हो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो ना होने का मतलब ये है कि बार बार क्या लगा रहे हैं, उसे हम फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट सबको। इसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, आपकी बुक में भी इसने शायद लिखी हुई है। एक लिखा हुआ लाउड म्यूजिक, जो लाउड म्यूजिक है वो भी इसकी एग्जांपल्स में ही आ जाता है भाई। इसकी भला अपना फोर्स ऑसिलेशन की एग्जांपल्स में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मशीनरी पार्ट्स भी ले लें आप। अच्छा, पुशीज ऑफ द स्विंग भी इस एग्जांपल में आ जाता है। यानी कि अगर आप बच्चे का झूला हो, पुशीज ऑफ स्विंग, यानी बच्चे के झूले को भी तो आप ऐसे बार बार फोर्स लगाते रहें, तो बार बार फोर्स लगाने से क्या होता जाएगा, हर बार वो आगे ही जाएगा, हर बार आगे ही जाएगा वो। क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला। तो ये कौन सी एग्जांपल्स आ गई हैं हमारे पास, अपना फोर्स्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल्स आ गई हैं। तो इसको फोर्स्ड कहते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है जी फ्री ऑसिलेशन। अब फ्री ऑसिलेशन में आपको पता है, मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल देके बता दी है कि फ्री ऑसिलेशन में हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ फ्री ऑसिलेशन। देखें, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये हमारे पास जो ऑसिलेशन होगी इसमें एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हमारे पास, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इसमें अगर आप सिंपल पेंडुलम को ले लें या हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम को ले लें, यानी कि सपोज दैट कि अगर यहाँ पर एग्जांपल लेके बताऊं तो ये सिंपल पेंडुलम के ले लें। ये जो सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, ये भी फ्री ऑसिलेशन की एग्जांपल है। और उसके अलावा हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम ले लें या हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ले लें, आप हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ले लें, तो वो भी किस एग्जांपल आती है, फ्री की। किस तरह से, यानी एक बार आपने सिर्फ फोर्स लगानी है, ये एक बार इस पे, जब एक बार फोर्स लगाएंगे तो क्या होता रहेगा, ये मूव करता रहेगा, ऐसे 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 अपने आप ही क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। अच्छा, याद रखिएगा इसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, इसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज होती रहेगी या क्या होगी बताएं, डिक्रीज होगी। अगर मैं वैक्यूम ले लूं, क्या ले लूं, वैक्यूम, देखें डिक्रीज उस सूरत में होगी एम्पलीट्यूड की वैल्यू जब आप किसी मीडियम में रखते हैं जहां पर एयर मौजूद हो, तो जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता से मूव करते करते क्या हो जाना, स्लो हो जाना है। लेकिन अगर आप उसे किस में रखते हैं, वैक्यूम में रखते हैं, तो तब क्या होगा, अगर मीडियम हमारे पास वैक्यूम हो तब क्या होगा, हाँ तब क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। भाई हवा तो है नहीं ना वैक्यूम में, यानी एक बार अगर मैंने एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा। लेकिन किस सूरत में कांस्टेंट रहेगा? जब आपके पास मीडियम क्या होगा? वैक्यूम होगा। याद रखिएगा, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज में बातें याद रखनी है। क्लियर होगा पॉइंट ये वाला? यानी इसके अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर मैं ग्राफिकली इस बात को शो करूं, फोर्स ऑसिलेशन को और फ्री ऑसिलेशन को, तो वो किस तरह से होगा अगर हम ग्राफिकली देखें इसको। वैसे नेक्स्ट टॉपिक में भी आनी है बात ये, ग्राफ ऑफ फ्री ऑसिलेशन अच्छा, इसका अगर हम ग्राफ देखें तो वो हमारे पास किस तरह से बनेगा? अगर मीडियम क्या होना चाहिए? वैक्यूम, यानी कि जहां पर हमने पेंडुलम को या स्प्रिंग को रखा हुआ है वहां पर कोई एयर मौजूद नहीं है हमारे पास। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि कॉन्स्टेंटली ग्राफ बनेगा। यूं समझ लेंगे ये कॉन्स्टेंटली ग्राफ है। देखें कोई चेंज आ रहा है इन दोनों में? कोई चेंज नहीं आ रहा ना। लेकिन अगर आप किसका देखें, अपना फ्री ऑसिलेशन के लिए फोर्स ऑसिलेशन का देखें, ग्राफ ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन का, तो उसमें हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि पहले स्टार्ट में होगा वो कम, यानी यूं समझ लेंगे ये छोटा था, अब क्या होता जा रहा है, फिर बढ़ता जा रहा है। समझ आ गई बात की? क्लियर होगा पॉइंट? नहीं हुआ तो ये आपकी बुक में नहीं किया होना, बस मैं आपको एक्स्ट्रा बात बता दी ये वाली। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारे पास फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन का। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पेज नंबर 155 पर, वो है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस जो है ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है, लॉन्ग में तो नहीं आता ये वाला। तो अब रेजोनेंस क्या चीज होती है इसको जरा हम देख लेते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस एक्चुअली हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। ये इससे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है कि ये एक्चुअली हमारे पास ये है क्या चीज। असल में जो रेजोनेंस है उसकी डेफिनेशन आपकी बुक में भी गिवन है, अगर यहां से देख लें तो यही बताता हूं मैं आपको, और सेकंड भी आपको राइट करा दूंगा। रेजोनेंस अकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स, frequency of applied periodic force is equal to one of the natural frequency of the vibration of the force or driven harmonic oscillator। यानी यूं समझ लें कि असल में हम लोगों ने यहाँ पर दो बातों को डिस्कस करना है। किसको डिस्कस करना है? दो बातों को। रेजोनेंस असल में पता क्या है, ये फोर्स ऑसिलेशन की एक टाइप है। जो रेजोनेंस है वो एक्चुअली है क्या, ये फोर्स ऑसिलेशन की एक टाइप है। यानी यहां पर हमें क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। क्लियर होगा पॉइंट ये वाला? यानी रेजोनेंस भी ऑसिलेशन ही है, लेकिन फिर ऑसिलेशन कितनी तरह की थी? दो तरह की, एक थी फ्री, एक थी क्या थी? तो ये किसकी टाइप में से आ जाती है? इसको समझने के लिए हम छोटी सी आपकी बुक के अंदर सिंपल पेंडुलम्स वाली एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, बट उस एग्जांपल्स को समझने से पहले हम थोड़ी सी बातें इसके बारे में पढ़ लें कि ये हमारे पास है क्या। एक्चुअली जो पीरियोडिक फोर्स होती है ना, जब हम इसे पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, और एम्पलीट्यूड जब इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी सिस्टम की? एब्जॉर्ब ज्यादा होगी। रेजोनेंस में यही काम हो रहा होता है। क्या भला? देखिए ना, मैंने आपको ये बात बताई है, क्या भला कि जो रेजोनेंस है वो फोर्स्ड ऑसिलेशन है। कौन सा ऑसिलेशन है? और फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या इंक्रीज हो रहा होता है? भाई अभी बात बताई थी मैंने आपको, इंक्रीज किस में हो रहा होता है? एम्पलीट्यूड में। अब जब एम्पलीट्यूड में इंक्रीज हो रहा होगा तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है? हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा ना। सिर्फ भी एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा होगा इसका मतलब ये हो गया कि एनर्जी भी क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब भी क्या हो रही होगी? मैक्सिमम हो रही होगी। अगर मैं इसको इक्वेशन के जरिए बताऊं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनती है इसी की? ये जो मैंने सारी बातें राइट की हैं, इसको अगर मैं मैथमेटिकली राइट करूं, यानी कि अगर मैं इसका रिलेशन राइट करूं
तो वो मेरे पास रिलेशन क्या बनेगा, यानी जो मैंने आपको ऊपर जितनी सारी बातें बताई हैं इसको मैं अगर इक्वेशंस में लिखूं तो बनेगा E इज इक्वल टू 1/2 k x नॉट का स्क्वायर। अब यही बनती है इक्वेशन। एनर्जी वाली नहीं पढ़ी थी आपने, एनर्जी इन SHM, हमने यही निकाली थी ना टोटल एनर्जी प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने ये बात पढ़ी है 1/2 k x नॉट का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर हमारे पास E से क्या होगा, एनर्जी होगा, ऐसे ही है, और K से क्या होगा 1/2 और K, ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट्स होंगे। अच्छा और x नॉट से क्या होगा भाई, x नॉट से हमारे पास होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप क्या कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, ये कहेंगे ना इसे हम। जरा गौर करके देखें कि ये दोनों तो हैं हमारे पास कांस्टेंट्स, क्या हैं दोनों कांस्टेंट। जब ये दोनों कांस्टेंट तो मैं लिख सकता हूं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नॉट स्क्वायर, कह सकता हूं या नहीं कह सकता। इसका मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, यानी एनर्जी सिस्टम क्या ले रहा होगा, ज्यादा ले रहा होगा। क्लियर होगा पॉइंट। तो दूसरे वर्डिंग में आपने यही बात याद रखनी है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने से यानी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करने से जो सिस्टम है वो एनर्जी भी एब्जॉर्ब क्या कर रहा होगा, ज्यादा। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके फिर कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ ना कुछ क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस भी हमारे पास होंगे। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई, क्लियर होगा पॉइंट ये वाला। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, एमसीक्यूज में भी ये बातें आ सकती हैं। अच्छा इस रेजोनेंस में, रेजोनेंस के इफेक्ट्स, ये इफेक्ट्स में भी बात आ जाती है, क्या बोला कि एट रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एट रेजोनेंस एनर्जी एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम। अच्छा इसकी जो एग्जांपल है ना रेजोनेंस की, वो कौन सी एग्जांपल है, स्विंग। स्विंग इज अ गुड एग्जांपल, बच्चे का जो झूला है वो क्या है, इसकी एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल है इसकी, किसकी वाला, रेजोनेंस की। अच्छा अब इसको हमने क्या करना है, जरा आपकी बुक में जो डायग्राम दी हुई है ना उसी के जरिए हमने जरा इसको समझना है। जो आपकी बुक में डायग्राम दी हुई है उसी के जरिए आप लोगों ने थोड़ा सा इसको देखना है। ये देख लीजिए, इसमें आपकी बुक में जरा गौर करके देखिए कि आपको यहाँ पर साइड पे एक डायग्राम बना के दिखाई हुई है और उस डायग्राम में आपको डिफरेंट पेंडुलम्स नजर आ रहे हैं। हाँ जी नजर आ रहे हैं, डिफरेंट पेंडुलम्स। उन पेंडुलम्स में अगर देखें तो हमारे पास एक रॉड है, रॉड ए बी को उसने क्या किया हुआ है, बांधा हुआ है रस्सियों के साथ। चले मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे इधर देखें सब लोग, ये हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड को अटैच किया हुआ है हमने, ये रॉड ए बी है, ए और बी रॉड है। इस रॉड ए बी को हमने बांधा हुआ है एक रिजिड सपोर्ट के साथ, एक स्ट्रिंग का नेम S1 रखा हुआ है और एक स्ट्रिंग का नेम क्या रखा हुआ है, S2। ये कोई रिजिड सपोर्ट समझ लें आपको। इसके साथ डिफरेंट तरह के पेंडुलम्स हमने हैंग किए हुए हैं। एक पेंडुलम ये है हमारे पास, उस जैसा ही एक पेंडुलम ये है हमारे पास। इनका नेम रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है बुक में, ए रखा हुआ है, ए प्राइम रखा हुआ है, हाँ जी ये रखा हुआ है ए, और ये क्या रखा हुआ है, ए प्राइम, ऐसे रखा हुआ है। चलिए हम ऐसे कर लेते हैं। अच्छा दूसरा जो पेंडुलम हमारे पास आपकी बुक में दिखाया हुआ है उसकी लेंथ थोड़ी सी क्या दिखाई हुई है, बड़ी दिखाई हुई है, ठीक है। ये दूसरा पेंडुलम आ गया हमारे पास। अच्छा ये हमारे पास हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा बी प्राइम। जो तीसरा पेंडुलम दिखाया हुआ आपकी बुक में उनका फिर उनकी लेंथ इनसे ज्यादा दिखाई हुई है। ये पेंडुलम दिखाया हुआ है, इसका है जी ये सी और ये क्या है, सी प्राइम है। तो जरा गौर करके देखिए इन पेंडुलम्स में ए और ये प्राइम, ये ब्लू कलर के जो पेंडुलम है, इन ब्लू कलर्स के पेंडुलम का लेंथ भी सेम है और इनका मास भी क्या है, सेम। इस तरह अगर ग्रीन पेंडुलम्स को देखें तो इन ग्रीन पेंडुलम्स की लेंथ भी सेम है और इनका मास भी सेम है। सी और सी प्राइम को देखें तो इन दोनों का लेंथ भी सेम है और मास भी सेम है, बट इनकी आपस में क्या है, डिफरेंट नहीं है लेंथ और मास, आपस में डिफरेंट है ना, नहीं आई समझ बात, क्लियर हो गया। अब यहां से हमने क्या करना है, हम लोगों ने सी को मूव कराना है,
यानी सी को पकड़ के लेकर आए हम ऐसे, ठीक है। फिर हमने सी को क्या कर देना है, छोड़ देना है। क्या कर देना, सी को छोड़ देना। जैसे ही हम सी को छोड़ेंगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये ब्लैक वाला पेंडुलम इस ग्रीन वाली रॉड के साथ अटैच नहीं है? अटैच है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही डिस्टरबेंस यहां से जाएगी इसमें जनरेट होगी ए बी रॉड में। ए बी रॉड में जब डिस्टरबेंस जनरेट होगी तो जाहिर सी बात है ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनमें भी जनरेट हो जाएगी। जैसे यूं बोलने के एक तरह का पाइप है कि यहां से पानी फ्लो कराया हमने, पहले वो इधर गया है, फिर वो यहां पर भी गया है और यहां पर भी आना शुरू हो गया इन पाइप्स के अंदर। तो इसका मतलब सब जगह पे क्या हो जाएगी, डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट हो जाएगी। तो जितने भी पेंडुलम है ए प्राइम, बी प्राइम और सी प्राइम, हमने जो डिस्टरबेंस क्रिएट की वो सी में की, इसमें की सी में, ठीक है। हमने जब सी में डिस्टरबेंस क्रिएट की है तो उसकी वजह से बाकी पेंडुलम्स में भी क्या होगी, डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि सी पे मैंने लगाई थी अप्लाइड फोर्स। क्या लगाई थी? अप्लाइड फोर्स। वो अप्लाइड फोर्स की वजह से अब क्या होगा, ये सी और सी प्राइम इन दोनों की वाइब्रेशंस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और इनकी भी क्या होगी, सबकी चेंज नहीं होगी सबकी। हो सकता है ये ए और ए प्राइम एक ही से चल रहे होंगे, बी और बी प्राइम भी चल रहे होंगे, लेकिन ये सी और सी प्राइम जो है ना, इनकी वाइब्रेशन क्या हो चुकी होगी, चेंज। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, यानी यूं समझ लें कि अगर मैं यू सपोज दैट कि अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास पेंडुलम है, मैंने सी को डिस्टर्ब किया था, वो ऐसे लेकर गया था, जैसे ही छेड़ा मैंने इसको तो ये ऐसे ऐसे आना शुरू हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ आ रही बात की? ठीक है, सी और सी प्राइम का नाम बता रहा हूं मैं। बाकी ए प्राइम बी प्राइम वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब होंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और दोनों ऐसे से मूव करना शुरू कर देंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? आपकी बुक में सारा पैराग्राफ यही बताया हुआ है। तो हुआ क्या, इधर देखें, सी और सी प्राइम कि जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी, तो ये अलग अलग किससे मूव कर रहे थे, एम्पलीट्यूड से मूव कर रहे थे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी जो मैंने फोर्स लगाई थी ना, जो मैंने फोर्स लगाई थी उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी वजह से ये जो सी प्राइम वाला पेंडुलम मूव कर रहा था, पहले नहीं मैच हो रही थी, पहले मैच नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद इन दोनों की क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो दोनों क्या करना शुरू कर देंगे, ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे। क्लियर हो गया पॉइंट या नहीं हुआ? इसकी वजह से क्या पैदा हो जाता है, रेजोनेंस। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये बात पढ़ी कि अगर आप अपनी बुक में देखें तो उसने यहाँ पर हमें यही बात बताई हुई है। जरा गौर करके आप लोग देख सकते हैं इसको कि रेजोनेंस को अगर डिफाइन करें तो क्या होगा। रेजोनेंस को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑफ एक्सटर्नल, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन द सिस्टम। ये अगर हमारे पास पर सेकंड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। मैं फिर बताता हूं इस बात को कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड क्या हो जाए आपके पास, इज इक्वल टू हो जाए, मैं आपको यहां पर राइट करके बता देता हूं ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। रेजोनेंस कैसे जनरेट होगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम। जब ये दोनों इक्वल हो जाएं तो फिर क्या क्रिएट हो जाती है हमारे पास, रेजोनेंस क्रिएट हो जाती है। मैं इसको और भी इजी कर देता हूं, इन दोनों को मैं और भी इजी कर देता हूं। अब वो किस तरह से जरा देख लें। अब जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड है ना, इसे पता क्या कहेंगे आप, इसे आप कहेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम है, इसे कहेंगे अप्लाइड फोर्स फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे, अप्लाइड फोर्स फ्रीक्वेंसी। यानी ये हमारे पास जो बनेगी ना, ये वाली, इसको हम कहेंगे, इस वाले को कहेंगे हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और जो ये होगी इसे हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स फ्रीक्वेंसी।
यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ही ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, अभी देखें ना, सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम, मैंने सी प्राइम को नहीं मूव कराया था, मैंने भी उस में कोई ना कोई मूव कराया होगा ना, मैं जिस पे मैंने जो फोर्स लगाई होगी उसके मूव फोर्स लगाने से इस सी की भी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी ना भाई, मैंने जो मूव कराया इसको पेंडुलम को, तो ये मूव करना शुरू कर दिया, इसका मतलब इसकी भी अपनी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, ये अप्लाइड फोर्स फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी, ये खुद ब खुद मूव करना शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया, अप्लाइड तो सी पे किया है, सी प्राइम पे तो नहीं किया ना, तो सी प्राइम क्या हो जाएगी नेचुरली फ्रीक्वेंसी, और सी वाली क्या होगी अप्लाइड वाली। क्लियर हो गया पॉइंट? ये जब दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल हो जाएगी तो क्या क्रिएट हो जाएगा, क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला। अच्छा, रेजोनेंस की, फिर रेजोनेंस के आगे टाइप्स भी हैं। रेजोनेंस की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हमारे पास मैकेनिकल, एक होती है इलेक्ट्रिकल, लेकिन हमने यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस भी होती है, बट हम लोगों ने यहाँ पर दो, बल्कि डिस्कस तो एक ही करना है, हम सेकेंडरी में जाकर डिस्कस करेंगे अपना इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस को। तो इसकी जो टाइप्स हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस में हमारे पास आती हैं जी, टू टाइप्स होती हैं इसकी। एक हमारे पास है मैकेनिकल रेजोनेंस, और जो दूसरी है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ये डेली लाइफ में हमारे लिए बड़े फायदेमंद भी हैं और नुकसानदेह भी है रेजोनेंस। आपने माइंड में ये बात रखनी है कि जब कभी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो क्या क्रिएट हो जाती है, रेजोनेंस। क्लियर हो गया पॉइंट? तो अब हम जरा देख लेते हैं मैकेनिकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में इसके हमारे कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ क्या हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं एडवांटेजेस। और उसके बाद फिर हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। अच्छा, अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपकी बुक में ना उन्होंने जरा पैराग्राफ की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर पॉइंट्स की फॉर्म में राइट करूंगा, ठीक है, कि आपकी बुक में किस तरह से उन्होंने दिए हुए हैं। अच्छा जी, अगर आप इसे देखें पेज नंबर 156 पे, अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर हेडिंग्स बना के तो उसने दी हुई है। तो इसकी सबसे पहले जो एडवांटेजेस है वो हमारे पास ये है, ट्यूनिंग अ रेडियो, ट्यूनिंग अ रेडियो इज द बेस्ट एग्जांपल, ये एडवांटेजेस है। अब किस तरह से है इसको जरा देखना है आपने, ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो। एक्चुअली ये मैं अगर आपको कंसेप्चुअल डायग्राम बना के दिखाऊं, यहाँ पर आप सब लोग इधर देखिए, ये आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो पुराने जमाने में रेडियो सुनते थे, है यार? और वैसे भी मोबाइल में भी अभी एग्जिस्ट करता है रेडियो। अच्छा, रेडियो अगर आपने देखे हो या नाना अबू दादा बुगे, तो वहां पे साइड पे ना एक नॉब लगी होती थी, उस नॉब को घुमाते थे और यहाँ पर एक कर्सर होता था, यानी कि एक ना ग्रीन या रेड कलर की लाइन होती थी, वो इस स्केल के ऊपर ऐसे ऐसे मूव कर रही होती थी, है यार? अच्छा, उसके बाद फिर एक स्केल भी लगा होता था, सॉरी स्केल कह रहा हूं मैं, इस तरह एंटीना टाइप चीज लगी होती थी, वायर लगी होती थी। ये बड़ी काम की चीज है ये वाली, कि आप जैसे हम एफएम की बात करते हैं, सपोज दैट कि अगर मेरे पास एफएम 100 हर्ट्ज है या एफएम 101 है या एफएम 102 हर्ट्ज है, तो इस तरह की डिफरेंट तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट तरह की फ्रीक्वेंसीज। एक्चुअली इसके अंदर जो सर्किट लगा होता है, हम नॉब के जरिए एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, इस सर्किट की जो रेजोनेंस होती है उसको चेंज कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं हम? ये सेकेंडरी के चैप्टर्स में है, सेकेंडरी की फिजिक्स में है ये बात, कि रेजोनेंस कैसे चेंज होती है, कैपेसिटर्स की, सिस्टम की, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की। तो फिलहाल आपने इतनी बात याद रखनी है कि अब सपोज दैट कि एयर में ना बहुत सारी
वेव्स होती हैं, बहुत सारी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास वेव्स ये है जो एयर में मौजूद है, और जो दूसरी हमारे पास वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, एक ये है और एक इस तरह की है। अब सपोज दैट मैं जो है 100 FM जो है ना चैनल को क्या करना चाहता हूँ, ऑन करना चाहता हूँ। तो मैं नॉब के जरिए क्या करूंगा, नॉब के जरिए इस जो रेडियो होगा उसके सिस्टम के अंदर जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को तो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज करूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा, सपोज दैट ये 10 या 100 हर्ट्ज पे आकर मैंने इसको छोड़ दिया है, नॉब को मूव कराते कराते कर्सर कहां पर आ गया है, 100 पर आ गया। तो अब क्या होगा, ये 100 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाली जो हमारे पास वेव्स आ रही हैं वो और ये इसका सिस्टम दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, मैच नहीं कर जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे पास कौन सा चैनल ऑन हो जाएगा, FM 100 हर्ट्ज वाला। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमने जो है ना अपना 1 और 2 हर्ट्ज वाला जो है ना चैनल ऑन करना है, तो इसका मतलब फिर आप नॉब को मूव करेंगे तो आप 100 से कहां जाएंगे, आगे आ जाएंगे। तो इसका मतलब अब कौन सी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये वाली, वो क्या हो जाएगी, ये वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी, और यहां से जो हमारे पास सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी जब दोनों मैच कर जाएंगी तो हमारे पास क्या ऑन हो जाएगा, 102 वाला FM फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज वाला चैनल क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसे कहते हैं रेडियो ट्यूनिंग वाला सिस्टम। अच्छा, उसके अलावा फिर हमारे पास माइक्रोवेव अवन जो है, पहला तो ये हो गया, उसके बाद है हमारे पास माइक्रोवेव अवन। ये माइक्रोवेव अवन जो है इसको अगर आप गौर से देखें तो आप घरों में यूज करते होंगे माइक्रोवेव अवन खाने को गर्म करने के लिए। इसका नेम क्यों रखा है हमने माइक्रोवेव, और भाई इसमें जो वेव्स यूज होती है ना वो असल में क्या होती है, वेरी स्मॉल वेवलेंथ की होती है। वेवलेंथ क्या होती है उनकी, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है। और याद रखिएगा स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। इनकी एनर्जी भी क्या होगी, फिर बहुत ज्यादा हाई होगी इनकी एनर्जी। देखिए जब कभी भी आप खाने को इसमें रखते हैं माइक्रोवेव अवन में, आपकी बुक में यहाँ पर उसने बताई हुई कि वेव लेंथ इनकी होती है 12 सेंटीमीटर। क्या होती है, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 2450 मेगाहर्ट्ज। अब अंदाजा लगा लें आप लोग, इसकी फ्रीक्वेंसी बताई है 2450 मेगाहर्ट्ज। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये है 2450 10 रेज़ टू पावर 6 हर्ट्ज। क्लियर हुआ पॉइंट? यानी क्या, मेगा का मतलब 10 रेज़ टू पावर 6 होता है ना, तो इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है इनकी। और वेवलेंथ कितनी बताई है, 12 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे क्या कर सकते हैं आप, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा 0.12 मीटर। यानी इतनी छोटी वेवलेंथ होती है और ये एक सेकंड में इतनी बार वाइब्रेट करती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, यही क्या है ना। तो इतनी बार ये वाइब्रेट करती हैं। अगर आपने इसकी स्पीड निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, v = f लैम्डा के जरिए। आपको f भी गिवन है, लैम्डा भी गिवन है, आप इसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो एक्चुअली होता क्या है, जरा इस बात को समझिएगा, आपकी बुक में एक्सप्रेशन नहीं दी हुई कि जब कभी भी आप कोई भी खाना जो है वो उसमें रखते हैं, माइक्रोवेव अवन में रखते हैं, तो एक सिस्टम लगा होता है इसके अंदर भला माइक्रोवेव अवन में, जहां पर वो पैनल नहीं बना होता, बटन वगैरह लगे होते हैं, उसी के ऊपर अगर ओपन करके कभी देखें आप तो वहां पर उसमें एक ना मैग्नेटॉन सिस्टम लगा होता है। यानी एक ऐसा सिस्टम लगा होता है जो क्या करता है, मैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2450 मेगाहर्ट्ज। उसकी फ्रीक्वेंसी भी इतनी होती है। क्लियर हुआ? फिर हम जो खाना रखते हैं उस खाने में फैट्स के या वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी भी इतनी होती है। क्लियर हुआ पॉइंट? नहीं हुआ? दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मैच कर जाएगी, और खाना हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से गर्म हो जाएगा। वरना आप यूं भी कह सकते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स या फैट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी होती है, इंक्रीज हो चुकी होती है। क्लियर हुआ पॉइंट? नहीं हुआ? देखिए ना, वाइब्रेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी का बढ़ जाना ना, यही कहेंगे ना आप लोग। तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ान किस वक्त बढ़ेगी, जब आप क्या कर देंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। एक तो हो गए, दो तो हो गए ये एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके डिसएडवांटेजेस हमारे पास जो गिवन है वो इस तरह से है कि
मार्चिंग ऑफ अ सोल्जर्स, ये आपके दिया हुआ है यहाँ पर बुक में, पहला पैराग्राफ में दिया हुआ है। डिसएडवांटेजेस ये है, मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स, पहला डिसएडवांटेजेस का ये। अब मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स का मतलब क्या है, यानी कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी भी जो सोल्जर्स हैं किसी भी ब्रिज से गुजर के जाते हैं ना, तो उन्हें कहा जाता है टू ब्रेक डाउन योर स्टेप्स। ब्रेक डाउन योर स्टेप्स का मतलब ये है कि वो मार्च करते हुए ना जाएं। आपको पता है कि जब फौजी मार्च करते हैं, आर्मी वाले मार्च करते हैं, तो तमाम लोग जो हैं सोल्जर्स अपने स्टेप्स को क्या उठाते हैं ऊपर, और तमाम क्या करते हैं डाउनवर्ड, तमाम ही ऊपर, तमाम क्या उड़ाते हैं डाउनवर्ड। ऐसे ही है ना, हमने देखा होगा आप लोगों ने 14 अगस्त में या डिफरेंट तरह की मार्चेस में देखा होगा। उसमें क्या होता है कि सब के एक ही टाइम पर पांव क्या उठते हैं ऊपर, और सब के एक ही टाइम पर पांव क्या आते हैं नीचे। अगर वो किसी ब्रिज से गुजर के जा रहे हो ना, किसी ब्रिज से गुजर के जा रहे हो, तो ब्रिज भी वाइब्रेट कर रहा होता है, उसमें भी उसकी भी कोई ना कोई वाइब्रेशन होती है। तो जब कभी वो किसी ब्रिज से मूव करके जा रहे हो ना सोल्जर, तो उन्हें कहा जाता है कि टू ब्रेक डाउन योर स्टेप्स, यानी वो मार्च करना छोड़ दें, यानी खत्म कर दें। वो भाई क्यों खत्म कर दें, रीजन क्या है, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ अपने पांव वो अप डाउन कर रहे होते हैं, और ये जो हमारे पास ब्रिज है ये भी वाइब्रेट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, ये भी वाइब्रेट कर रहा होता है। लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस और जो सोल्जर्स हैं वो दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर क्या कर जाए, मैच कर जाए, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा। जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब क्या हो जाएगी, ज्यादा, और पुल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये है, जब वो पुल से गुजरते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप मार्च करते हुए ना जाएं, बल्कि क्या करें, आप डिफरेंट तरह की मोशन के साथ आए, यानी सेम मोशन से मूव नहीं करना, सेम मोशन से मूव नहीं करना। एक ये डिसएडवांटेज है हमारे पास। और उसके अलावा हमारे पास इसका एक और डिसएडवांटेज आपकी बुक में साइड पे दिया हुआ है, कि 155 पेज पर दिया हुआ है कि बल्कि एडवांटेजेस में कर लें इसको, कि रेजोनेंस का एक फायदा हमें ये भी है कि जब कभी भी कोई हेलीकॉप्टर्स वगैरह या कोई भी व्हीकल्स बनाई जाती है ना, हेलीकॉप्टर वगैरह या कोई भी व्हीकल्स बनाई जाती है, तो उनके जो पार्ट्स होते हैं ना, तो किसी भी पार्ट्स की फ्रीक्वेंसी दूसरे पार्ट की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देख लें, आपने अभी देखा है कि जब हेलीकॉप्टर का अगर बिलफर्ज जो रूटर होता है ऊपर वाला पंखा, उसकी फ्रीक्वेंसी, और जो अक्सर देखा होगा जो मिलिट्री वालों के हेलीकॉप्टर्स होते हैं, दो विंग्स वाले भी अपना दो रूटर वाले भी होते हैं, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई ना, तो हेलीकॉप्टर क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा। अच्छा, सिर्फ ये रूटर्स की नहीं देखी जाती, कोई भी व्हीकल जब बनाई जाती है तो उस व्हीकल की हर पार्ट की फ्रीक्वेंसी दूसरे पार्ट वाले फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दोनों मैच हो गई तो फिर आपको पता ही है कि क्या हो जाएगा, फिर क्रैश हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये एडवांटेजेस भी हैं, और हमारे पास क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है जी, तो आपकी बुक में यही एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दिए, तो आप लोगों ने इसको यहाँ तक करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला डैम्प्ड ऑसिलेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।